हेलो बच्चों, वेलकम टू द पढ़ाई निंजा चैनल। तो आज हम चैप्टर 4 एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। ज्योग्राफी के चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर कर चुके हैं, जो कि प्लेलिस्ट आपकी बना दी गई है ज्योग्राफी की। आज हम चैप्टर 4 पार्ट 1 पढ़ेंगे। तो कि जैसा कि अपन ने चैप्टर 1 में रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था और फिर 2 और 3 में हमने कुछ रिसोर्सेज के बारे में जाना, वैसे ही चैप्टर 4 में हम एग्रीकल्चर के बारे में जानेंगे। तो एग्रीकल्चर हमारा किसके अंडर आता है? ये हमारा फॉरेस्ट रिसोर्स और प्लांट रिसोर्सेज में आता है ना, रिसोर्सेज के अंडर आता है। तो ये एग्रीकल्चर भी एक आउटकम है रिसोर्सेज का, या फिर ये कह लो कि एग्रीकल्चर एक पार्ट है रिसोर्सेज का, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे चैप्टर 4 में। तो अगर हम इम्पोर्टेंस देख रहे हैं एग्रीकल्चर में कि इंडिया में क्या है, तो इंडिया में क्या है सबसे ज़्यादा? तो इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है। मतलब इधर की जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है वो जो ऑक्यूपेशन करती है वो क्या करती है? एग्रीकल्चर करती है। तो जो ऑक्यूपेशन है वो इधर का मेनली एग्रीकल्चर है। जहाँ आप ये देखिए कि 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। मतलब जो 2/3 हिस्सा है पॉपुलेशन का, वो तो सिर्फ एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड कर रहा है। उनका जो इनकम है, उनका खाना, जो सब सोर्स ऑफ इनकम है, वो एग्रीकल्चर पे है। तो ये एक प्राइमरी टाइप की एक्टिविटी। तो एक्टिविटी मतलब जो सर्विसेज हैं आपकी 3 टाइप में बांटी गई हैं। जो ऑक्यूपेशन है, एक्चुअली ऑक्यूपेशन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड की गई हैं। सबसे पहला है प्राइमरी, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शियरी। तो ये जो एग्रीकल्चर है वो हमारा प्राइमरी ऑक्यूपेशन में आता है। अब ये प्राइमरी क्यों है और ये इम्पॉर्टेंट क्यों रखता है हमारे इंडियंस की लाइफ में? तो सबसे पहले इसकी इम्पोर्टेंस क्या बताती है कि ये हमें फूड और रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। तो जैसे कि हमें डेली कंजम्पशन में हमारे फूड ग्रेन्स का इम्पोर्टेंस है, तो एग्रीकल्चर के थ्रू हम फूड ग्रेन्स ग्रो करते हैं। हाँ, और बहुत सारे जगह इंडस्ट्रीज़ में रॉ मटेरियल की जो ज़रूरत होती है वो हम एग्रीकल्चर में ग्रो करके हम रॉ मटेरियल बनाते हैं और फिर इंडस्ट्रीज़ में सप्लाई करते हैं। फिर दूसरा इसका क्या इम्पोर्टेंस है? इंडस्ट्री बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। तो हमारी एग्रीकल्चर पे ही बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ बेस्ड हैं, जैसे कि कॉटन हम उगाते हैं और उससे क्या होता है? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में जाता है और बहुत सारे टाइप ऑफ क्लोथ्स बनते हैं। फिर शुगर इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है। जूट क्या है? जूट इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है। ऑयल सीड्स, जितने भी एडिबल ऑयल हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उसको सपोर्ट करती है। फिर तीसरा इम्पोर्टेंस क्या है एग्रीकल्चर का? एक्सपोर्ट, कि हम एग्रीकल्चर के थ्रू एक्सपोर्ट करते हैं। क्या? टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस, जो भी हम इंडिया में ग्रो करते हैं वो हम आउट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट करते हैं अदर कंट्रीज़ में। अब हमने देख लिया कि एग्रीकल्चर बेस्ड तो है, पर अब जो फार्मिंग है, अब जो मोस्टली इंडियंस हैं हमारे फार्मिंग कर रहे हैं, तो ये किस किस टाइप की फार्मिंग होती है इंडिया में, हम उसके बारे में सबसे पहले जानेंगे। तो सबसे पहले है हमारी प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब क्या होता है? ये बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव टूल, मतलब जो बहुत पुराने, बहुत बेसिक टूल्स होते हैं, बेसिक या फिर ओल्ड टूल्स रहते हैं। मतलब मॉडर्न टूल्स टेक्निक का यूज़ नहीं करते, बहुत जो बेसिक होते हैं, जो पहले के ज़माने में किया जाता है, उस टूल्स का इस फार्मिंग प्रैक्टिस में हम यूज़ करते हैं। और बहुत ही एक स्मॉल पैच ऑफ लैंड में हम ये फार्मिंग करी जाते हैं। तो प्रिमिटिव टूल्स कैसे? हो, डाउ, डिगिंग स्टिक्स, और ये मेनली फैमिली लेबर को इंक्लूड करता है। मतलब जो लोग हैं जो फार्म में काम कर रहे हैं वो फैमिली के ही मेंबर्स होते हैं। ये टाइप की फार्मिंग में मोस्टली क्या होता है? जो लोग होते हैं जो एग्रीकल्चर क्रॉप ग्रो करते हैं, उसमें पानी कहाँ से आता है? बेसिकली वो मॉनसून, रेनफॉल पर डिपेंडेंट रहते हैं। और जो सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी है उस पे ही डिपेंडेंट रहते हैं। वो कोई भी मॉडर्न टेक्निक या फिर इरिगेशन फैसिलिटी या फिर फर्टिलाइज़र नहीं यूज़ करते। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि वो फर्टिलाइज़र
का यूज़ नहीं करते, कोई मॉडर्न टेक्निक का यूज़ नहीं करते। तो ये अगर क्वेश्चन आया तो आप इसके साथ ये भी लिख सकते हैं। अब इसको हम स्लैश एंड बर्न फार्मिंग कहते हैं। तो आप ये दिमाग में रखिएगा कि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग स्लैश एंड बर्न फार्मिंग होती है। स्लैश एंड बर्न फार्मिंग का मतलब क्या होता है कि ये एक फार्मिंग टेक्निक है जहाँ पे क्या करते हैं, वेजिटेशन इज़ कट डाउन एंड बर्न टू क्लियर लैंड फॉर कल्टिवेशन। क्या होता है ये अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगी कि एक जगह वेजिटेशन पहले हमने लगा दी, फिर उसको हमने हटा दिया, फिर उसको क्या कर दिया, हमने बर्न कर दिया, आग लगा दिया था, ठीक है। और फिर कुछ टाइम बाद ये फिर से ये लैंड रेडी हो जाएगा हमें क्रॉप ग्रो करने के लिए। इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र और मॉडर्न इनपुट नहीं यूज़ करते। तो यहाँ पे ये लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि लैंड इज़ शिफ्टेड आफ्टर सॉइल फर्टिलिटी रिड्यूसेस। तो क्या होता है, ये एक लैंड था, अब फिर हम क्या करते हैं कि जैसे इसकी फर्टिलिटी कम हो गई तो हम एक दूसरे पैच ऑफ लैंड पे चले जाएंगे, उधर हम अपना फार्मिंग जो भी प्रैक्टिस वो करेंगे, और ये तब तक छोड़ देंगे जब तक इसमें अपने आप ही इसमें जो फर्टिलिटी है वो गेन ना हो जाए। तो ये हम छोड़ देते हैं कि वो नेचुरली ही अपने आप को उसकी फर्टिलिटी को रिगेन कर ले, ठीक है। अब इसको बहुत सारी जगह अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, जैसे कि झुमिंग जो है नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, नॉर्थ ईस्ट ये लिखा हुआ है, नॉर्थ ईस्ट जो इंडियन स्टेट्स हैं जैसे कि असम, मेघालय, उधर इस टाइप की फार्मिंग को झुमिंग फार्मिंग कहते हैं। पामलाव मणिपुर में कहते हैं, दीपा बस्तर में कहते हैं, और अंडमान एंड निकोबार में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लैश एंड बर्न फार्मिंग का एक आपको एग्जांपल दिया हुआ है। पहले स्लैशिंग ऑफ वेजिटेशन करते हैं, तो यहाँ पे जितने भी क्रॉप्स ग्रो हैं उसको हम हटा देते हैं, फिर उसको बर्न कर देते हैं, फिर बर्न करने के बाद फिर से जो क्या होता है उधर के फार्म में वो उसको नेचुरली वो रिप्लेनिश हो जाता है, फिर हम उधर फार्मिंग करेंगे और वो फॉरेस्ट की रिकवरी हो जाती है। तो ये स्लैश एंड बर्न फार्मिंग ये ऐसी होती है। कुछ एग्जांपल हैं जो स्लैश और बर्न फार्मिंग के थ्रू हम कौन कौन से क्रॉप ग्रो करते हैं, तो राइस, मेज, कसावा और अदर स्टेपल्स। अब हम जो झुमिंग है उसको हम अलग अलग जगह अलग अलग नाम से बुलाते हैं। तो झुमिंग है उसके कुछ रीजनल नेम है, तो ग्लोबली हम अलग अलग मैक्सिको, वेनेजुएला, ब्राज़ील, इंडोनेशिया इधर अलग अलग बुलाते हैं। और इंडियन नेम्स आपको याद रखने जैसे झुमिंग, बेवार दहिया मध्य प्रदेश में बोलते हैं, पोडू पेंडा आंध्र प्रदेश में, पामा धाबी उड़ीसा में। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। फिर जो सेकेंड टाइप ऑफ हमारी फार्मिंग टेक्निक है, हमने पहला पढ़ा था जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग टेक्निक होता है, दूसरा होता है हमारा इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब ये जो फार्मिंग प्रैक्टिस है हम मोस्टली ये कहाँ करते हैं, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया होते हैं ये उधर ऐसी फार्मिंग टेक्निक होती हैं। ये काफ़ी ज़्यादा लेबर इंटेंसिव होती हैं, मतलब इसमें लेबर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है ना, लेबर रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है। और इसमें बायोकेमिकल इनपुट्स होते हैं, बायोकेमिकल मतलब फर्टिलाइज़र्स का यूज़ होता है, और इरिगेशन जैसे मॉडर्न टेक्निक भी यूज़ होती हैं। डिस्पाइट स्मॉल लैंड होल्डिंग्स फार्मर एम फॉर मैक्सिमम आउटपुट। तो इधर क्या होता है कि फार्मर के पास भले एक छोटा सा स्मॉल लैंड ही है, पर उससे वो क्या चाहता है कि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट ला सके। ऐसी टाइप की फार्मिंग कहाँ कहाँ प्रैक्टिस की जाती है, तो यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु स्टेट्स में ये टाइप की फार्मिंग की जाती है। फिर तीसरी है हमारी टाइप ऑफ फार्मिंग कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल फार्मिंग में बेसिकली क्या होता है, मॉडर्न इनपुट्स का यूज़ होता है, जैसे कि HYV सीड्स, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स। तो इसमें जो HYV सीड्स हैं वो क्या है, हाई यील्डिंग वैरायटी हैं। ये मतलब ये ट्रांसफॉर्म करके जो सीड्स बनाए गए हुए हैं, ट्रांसफॉर्म्ड सीड्स हैं, है ना, काफ़ी ज़्यादा यील्ड रहता है, काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन रहता है ऐसे सीड्स का। तो ये HYV सीड्स यूज़ करते हैं, इधर हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं। ये जो फार्मिंग है मतलब मार्केट के लिए होती है, बेसिकली मार्केट में जाए, प्रॉफिट बनाए, बेचने के लिए होता है, प्रॉफिट के लिए होता है, टू सेल, है ना। तो ये ऐसी टाइप की फार्मिंग उसके लिए होती है, खुद की कंजम्पशन के लिए कॉमर्शियल फार्मिंग नहीं की जाती है।
जैसे कि राइस, अब जो राइस है वो एक कमर्शियल क्रॉप है पंजाब हरियाणा में काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, और इसमें ये HYV सीड्स लिए जाते हैं, फर्टिलाइज़र लिए जाते हैं, पेस्टिसाइड्स लिए जाते हैं। पर जो उड़ीसा में है वही राइस क्या हो जाती है, आपकी सब्सिस्टेंस फार्मिंग में जाती है। ऐसी सेम एग्जांपल वीट का भी है। वीट क्या है, वीट एक कमर्शियल क्रॉप है पंजाब हरियाणा में, मगर ये सब्सिस्टेंस क्रॉप हो जाएगा मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में। मतलब ये क्या है कि सिर्फ इसमें क्या है कि जो कम इस जगह में ये चाह रहे हैं कि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट ले सके और मैक्सिमम से मैक्सिमम वीट ग्रो कर सके। फिर एक और टाइप ऑफ फार्मिंग आती है, वो प्लांटेशन फार्मिंग की होती है। प्लांटेशन फार्मिंग का क्या होता है कि हम प्लांटेशन कर रहे हैं एक सिंगल क्रॉप का बहुत बड़ी जगह में। जैसे कि आपने देखा होगा टी गार्डन्स होते हैं बहुत सारी जगह, जैसे दार्जिलिंग में हैं और केरला में हैं। तो ये क्या हो गया, केरला, तो ये प्लांटेशन हो गया। प्लांटेशन फार्मिंग में क्या हो गया कि लार्ज स्केल बहुत सारी क्वांटिटी में हम एक सिंगल क्रॉप की ही फार्मिंग करते हैं। जैसे टी की करी हमने दार्जिलिंग और केरला में। फिर इसमें क्रॉप यूज्ड एज एन इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। तो जो क्रॉप है वो एक टाइप का इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल होता है। इसमें क्या की ज़रूरत होती है, कैपिटल तो लगता ही है, मतलब कैपिटल मतलब मनी तो लगता ही है। माइग्रेंट लेबर, जो इधर से उधर लोग लेबर की तलाश में जाते हैं, जो काम की तलाश में जाते हैं, उनको माइग्रेंट लेबर कहा जाता है। और ट्रांसपोर्ट ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह जा सके, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है। जैसे कि एग्जांपल क्या क्या है प्लांटेशन फार्मिंग की, जैसे हम टी करते हैं असम में, नॉर्थ बंगाल, केरला भी लिख लीजिए आप। कॉफ़ी का है कर्नाटका में होता है, और रबर, शुगर केन, बनाना वगैरह भी केरला में होता है। शुगर केन यूपी में होता है, कुछ महाराष्ट्र में होता है। तो ये सारे प्लांटेशन फार्मिंग के अंडर आते हैं। अब हम आते हैं क्रॉपिंग पैटर्न्स इन इंडिया। तो क्रॉपिंग पैटर्न्स का मतलब क्या होता है कि किस तरीके का अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट कह लो, ठीक है, या सीक्वेंस कह लो, या डिस्ट्रीब्यूशन कह लो, अलग अलग क्रॉप्स का ग्रोन ऑन अ पीस ऑफ लैंड, तो मतलब एक जगह में किस तरीके से हम किस सीक्वेंस में और किस तरीके के क्रॉप हम किस टाइम पे ग्रो कर रहे हैं और किस तरीके से हम उसका हार्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ हम बताती है कि क्या है कि क्रॉपिंग पैटर्न क्या है इंडिया में। तो जो सबसे पहला हमारा क्रॉपिंग पैटर्न है, वो हम बेसिकली किससे डिसाइड कर रहे हैं, हम सीज़न के हिसाब से डिसाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले आया हमारा राबी क्रॉप्स, और इंडिया में बेसिकली 3 क्रॉपिंग सीजन्स हैं, राबी, खरीफ एंड ज़ैद। राबी क्या है, हम सीज़न के हिसाब से डिफ़ाइन कर ले रहे हैं। राबी मतलब विंटर, तो RW आपको याद रखना है कि राबी मतलब विंटर। तो ये विंटर क्रॉप्स हैं। तो विंटर क्रॉप्स का मतलब क्या है, विंटर में इसकी जो सीज़न है, इसका जो एग्रीकल्चर प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। मतलब क्या है, जो हम सो करेंगे, जो हम बोएंगे क्रॉप्स को, वो विंटर में करेंगे। तो ये विंटर कब होती है हमारे यहाँ, अक्टूबर से दिसंबर। तो ये जो हम बिगनिंग करेंगे एग्रीकल्चर की, वो हम अक्टूबर से दिसंबर में करेंगे। और इसका जो एंड पीरियड होगा, मतलब हार्वेस्ट होगा, हार्वेस्ट मतलब जब हम उसका पूरा आउटपुट निकाल लेंगे, वो अप्रैल से जून में होता है। तो ये हो जाते हैं हमारे विंटर क्रॉप्स या फिर राबी क्रॉप्स। तो इसमें मेन क्रॉप्स क्या क्या हैं हमारे राबी के अंडर। तो हम कौन कौन से क्रॉप्स बो करते हैं ठंडियों में, वीट हो गया, बार्ले हो गया, ग्राम हो गया, मस्टर्ड हो गया, पीस हो गया। तो ये आपको याद होना चाहिए, ये एक्चुअली पूरा टॉपिक ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपको राबी मतलब विंटर में क्या मतलब, विंटर में हम जब ग्रो करेंगे और फिर क्या होगा, गर्मी में इसको हम हार्वेस्ट करेंगे, मतलब एंड पीरियड होगा। इसमें मेन क्रॉप्स क्या क्या हैं हमारे, वीट हो जाएगा, बार्ले हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा,
मस्टर्ड हो जाएगा, पीस हो जाएगा। तो आप जैसे याद कर सकते हैं कि जैसे ग्राम होता है, ग्राम आपका गर्मियों में आता है, जो बहुत सारे लोग खाते हैं गर्मियों में, बेसन और सत्तू जैसी टाइप की चीज़ें होती हैं। हमारी गेहूँ भी गर्मियों में आता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, हम इसको राबी सीज़न में हम इसको ग्रो करते हैं। कौन कौन सा स्टेट है जो ग्रो करता है, तो पंजाब, हरियाणा, यूपी, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड। हाँ, इसमें ये क्या होता है कि जो विंटर रेन होते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के थ्रू हमारे यहाँ जो विंटर रेन्स आ जाती हैं, ठंडियों में जो बारिश होती है, उसके कारण क्या होता है, इसको मदद मिलती है कि वो ग्रो कर सके। ये बेसिकली कैसे बूस्ट हुआ है, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन जब आया था हमारे यहाँ, ग्रीन रिवॉल्यूशन जब लाया गया था, तो ये काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो गया। वीट, बार्ले, ग्राम, ये सब का जो ग्रोइंग टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो गया। फिर खरीफ मतलब मॉनसून, तो खरीफ इक्वल्स टू एम, राबी इक्वल्स टू डब्लू, खरीफ इक्वल्स टू एम। मॉनसून मतलब मॉनसून में उसकी जो सोइंग प्रोसेस है, जो बिगनिंग प्रोसेस है, वो हमने चालू की। हार्वेस्ट कब करेंगे हम, सितंबर से अक्टूबर में। तो ये आपको याद होना चाहिए। इसमें हम कैसे कैसे क्रॉप्स ग्रो करते हैं, पैडी, मेज़, बाजरा, ज्वार, कॉटन, ग्राउंडनट, सोयाबीन, ये याद होना चाहिए आपको। मेजर राइस स्टेट्स क्या है, पैडी का मतलब राइस ही होता है। तो राइस स्टेट्स कौन से हैं, आसाम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, यूपी एंड बिहार। ओस, आमन, बोरो, ये 3 पैडी क्रॉप्स हैं जो कि हम आसाम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में ग्रो करते हैं। तो मतलब जो राइस के भी अलग अलग टाइप्स हैं, जिसको हम कहते हैं ओस, आमन, बोरो, ये आसाम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में ग्रो किए जाते हैं। फिर जो हमारा तीसरा क्रॉपिंग पैटर्न है वो है हमारा जैद हमारा ZS से याद कर लो आप, जैद है, ये समर क्रॉप होते हैं, ये हम समर सीज़न में करते हैं और ये राबी और खरीफ के बीच में होता है। ये काफ़ी शॉर्ट सीज़न के बीच में होता है और बेसिकली यहाँ पे हम फ्रूट्स या वेजिटेबल ही ग्रो करते हैं, तो जैसे कि क्रॉप्स हो गए, इसमें क्या आ जाएंगे, वाटरमेलन, मस्कमेलन, कुकुम्बर, फॉडर वेजिटेबल्स, ये सारे होते हैं। शुगर केन ग्रोज थ्रू आउट द ईयर, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप, तो शुगर केन जो होता है वो पूरे साल भर ही उसको हम ग्रो करते हैं। यहाँ पे ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट फर्दर जो हम नेक्स्ट पार्ट है जहाँ पे हम और अदर क्रॉप्स के बारे में जानेंगे और अलग अलग टाइप के क्रॉप्स के बारे में जानेंगे, तो वो हम नेक्स्ट पार्ट 2 में कवर किया करेंगे। जब तक आप पार्ट 1 अच्छे से देख लीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट में बताइएगा, और इसके पहले जो चैप्टर 3 तक सारे पार्ट्स कवर कर लिए गए हैं वो भी आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।